फ्रेंड्स, आज की कहानी है औलाद भाग 2। साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखी थी। इधर गंगाराम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बच्चे बड़े हो रहे थे, खर्च बढ़ रहा था, लेकिन आय सीमित थी। कनक भी कभी कभी पंकज से छुपाकर कुछ रुपए गंगाराम के बच्चों के ऊपर खर्च कर देती थी। साथ ही कभी कभी कपड़ों की भी खरीदारी भी कर देती थी। कुछ दिनों की भाग दौड़ के बाद हरदीप की बैंक में नौकरी लग गई। हरदीप बहुत खुश था। उसने सबसे पहले खुशखबरी अपनी बुआ कनक को सुनाई। पंकज जी भी बहुत खुश थे। हरदीप को 6 माह की ट्रेनिंग के लिए रायपुर जाना था और वह अपने माता पिता, दादा दादी और सभी छोटे भाई बहनों से मिलकर रायपुर के लिए निकल गया। हरदीप के चले जाने से मनदीप अकेला पड़ गया। वह उदास रहने लगा, पढ़ाई में भी पिछड़ने लगा था। हरदीप और मनदीप भाई कम, दोस्त ज़्यादा थे। एक दिन कनक ने मनदीप को समझाया, बेटा मनदीप, हरदीप 6 महीने के लिए ही तो गया है, जल्द ही वापस आ जाएगा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, साथ ही छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाओ। मनदीप, बुआ भैया की बहुत याद आती है। कनक, कल ही तो हरदीप की चिट्ठी आई है, वह भी तुम सबको बहुत याद करता है। वो जल्द ही वापस आने वाला है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मनदीप ने भी मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली और उसने कॉलेज में प्रवेश भी ले लिया। पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई थी और मनदीप की वन विभाग में नौकरी लग गई। अब गंगाराम जी को थोड़ा सहारा हो गया था। घर में कमाने वाला जो हो गया था। अब कनक ने हरदीप की शादी के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी। कई जगह देखने के बाद उसी शहर में ही एक लड़की पसंद आ गई। उस लड़की का नाम पूजा था। जैसा नाम वैसा ही गुण था पूजा में। पूजा 8वीं कक्षा में पढ़ी थी। साथ ही वह सिलाई का काम भी जानती थी। वह शहर से लगे गांव में अपने पिता के साथ रहती थी और पूजा की मां पूजा के भाइयों को पढ़ाने के लिए शहर में रहती थी। हरदीप ने भी इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। इधर गंगाराम जी भी मनदीप की शादी कर देना चाहते थे। वे चाहते थे कि मनदीप और हरदीप दोनों की शादी एक साथ हो जाए, क्योंकि माँ उर्मिला देवी अब बीमार रहने लगी थी। मनदीप, बापूजी, मैं भी शादी नहीं करना चाहता। गंगाराम, बेटा मनदीप, अब तुम बड़े हो गए हो, नौकरी भी लग गई है, दादी भी अब बीमार रहती है, तुम्हारी माँ को भी अब घर के कामों के लिए सहारा चाहिए बेटा, आज नहीं तो कल करनी ही पड़ेगी ना शादी। पिताजी के तर्क के आगे मनदीप झुक गया और शादी के लिए मान गया। मनदीप के लिए लड़की देखने का सिलसिला शुरू हुआ। कनक और सविता दोनों मिलकर रिश्ता ढूंढ रहे थे। आखिरकार लड़की भी मिल गई। लड़की का नाम खुशबू था। खुशबू भी 8वीं कक्षा तक पढ़ी थी और सुंदर सुशील थी। जबलपुर में ही घर था उसका और एक खास बात ये थी कि पूजा और खुशबू दोनों मौसेरी बहन थी। गंगाराम और कनक ने दोनों भाइयों की शादी एक ही साथ और एक ही मुहूर्त में करने का निर्णय लिया। शादी का मुहूर्त 2 महीने बाद का निकला था। दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। पूजा के माता पिता भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को पढ़ा लिखा और नौकरी वाला दामाद मिल रहा था, वो भी एक ही शहर में। खुशबू के माता पिता भी बहुत खुश थे इस रिश्ते से। पहले के लोग अपनी बेटियों का रिश्ता आसपास ही करना पसंद करते थे, ज़्यादा दूर नहीं देते थे लड़कियों को शादी करके। अब दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सविता, गंगाराम, कनक और पंकज रोज जाते थे शादी की खरीदारी करने के लिए। परिवार गरीब था, फिर भी बहुओं के लिए उन्होंने बहुत सारे गहने खरीद लिए थे। परिवार में पहली शादी थी। हरदीप और मनदीप दोनों नौकरी पर थे, तो रिश्तेदारों को देने के लिए भी कपड़े खरीद लिए थे। शादी की तैयारियों में संदीप और जगदीप भी पीछे नहीं थे। उन दोनों ने भी अपनी पसंद के कपड़े खरीद लिए थे। और स्नेहा तो सभी भाइयों की लाडली बहन थी। मनदीप और हरदीप स्नेहा को बहुत चाहते थे। स्नेहा दोनों परिवार में सबकी लाडली थी, इकलौती जो थी। दादी उर्मिला देवी भी बहुत खुश थी। उनके दोनों पोतों की बहुएं जो आ रही थी। शादी की तैयारियों के साथ ही शादी का दिन भी आ गया। घर में मेहमान आने लगे। प्रदीप भी परिवार सहित आ गया था और भाई गंगाराम की मदद कर रहा था। शादी की सारी रस्में शुरू हुई और बारात लेकर नाचते गाते सभी निकल पड़े। स्नेहा भी अपनी सहेलियों के साथ डांस कर रही थी। संदीप और जगनदीप भी पीछे नहीं थे, वो भी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ नाच रहे थे। कुछ ही समय में बारात दुल्हन के घर के सामने पहुंच गई और रात में सारी रस्मों रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ और सुबह तक दोनों बहुएं विदा होकर अपने अपने ससुराल पहुंच गई। गंगाराम और सविता बहुत खुश थे। बहू के हाथ का खाना खाने को मिल रहा था। बहू खुशबू भी बहुत मृदुभाषी और संस्कारी थी। खुशबू अपनी सास को घर का काम करने नहीं देती थी,
दादी की भी सेवा करती थी तो दादी बहुत खुश होती थी। स्नेहा और जगनदीप तो भाभी को छोड़ते नहीं थे, उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। खुशबू भी उनको बहुत प्यार करती थी। इधर पूजा ने भी अपने स्वभाव से कनक और पंकज का दिल जीत लिया था। हरदीप का दिल तो उसने पहले ही जीत लिया था। घर में सभी बहुत खुश थे। और फिर एक दिन मनदीप ऑफिस से घर आया तो बड़ा उदास और परेशान था। उसको ऐसे हाल में देखकर खुशबू कहती है, क्या हुआ जी, ऑफिस में कुछ बात हो गई है क्या, बहुत परेशान लग रहे हो। तो मनदीप ने उससे कहा, खुशबू मेरा ट्रांसफ़र हो गया है केशकाल में। इससे पहले भी एक बड़ी दूर की जगह में ट्रांसफ़र हो गया था मेरा, बहुत मुश्किल से रुकवाया था। अब बार बार नहीं रुकेगा मेरा ट्रांसफ़र, जाना ही पड़ेगा। खुशबू मनदीप की बात सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती है। फिर मनदीप अपने माता पिता को अपने ट्रांसफ़र के बारे में बताता है। सविता सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन गंगाराम कहते हैं, नौकरी के पीछे तो कहीं भी जाना पड़ेगा बेटा, तो परेशान मत हो, चला जा। वैसे कब तक जाना है वहाँ पर। तो मनदीप कहता है, 1 हफ्ते के अंदर वहाँ ऑफिस में ज्वाइन करना है बापूजी। गंगाराम तू ज़्यादा देर मत कर बेटा, जल्दी चला जा, हम लोगों की चिंता मत कर। मनदीप, बापूजी मैं भी अकेला जाऊंगा, खुशबू को नहीं लेकर जाऊंगा, वो यहीं रहेगी, यहीं पर आप लोगों के साथ में आप लोगों की सेवा करेगी। मैं हर हफ्ते आप लोगों से मिलने आता रहूँगा। गंगाराम, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। 2 दिन बाद मनदीप चला जाता है। खुशबू को अपने माता पिता के पास छोड़कर वहाँ रहने के लिए किराए का मकान ले लेता है और खाने पीने का सामान इंतज़ाम करके रहने लगता है। इधर घर में मनदीप के जाने के बाद खुशबू चुपचाप गुमसुम सी रहने लगती है। गंगाराम और सविता भी मनदीप को बहुत याद करते, दादी भी बहुत याद करती थी। 1 हफ्ते में मनदीप वापस आता है, सब उससे मिलकर खुश हो जाते हैं। खुशबू मनदीप से कहती है, मुझे यहाँ आपके बिना अच्छा नहीं लगता है, बहुत याद आती है आपकी। मनदीप कहता है, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, अकेले मुझे भी अच्छा नहीं लगता। खुशबू, मुझे ले चलो ना जी अपने साथ में। मनदीप, हाँ खुशबू, कुछ दिन रुको, वहाँ मुझे अच्छे से सेटल हो जाने दो, फिर तुम्हें ले जाऊँगा। मनदीप हरदीप के घर जाता है, सबसे मिलता है। बुआ कनक बहुत खुश हो जाती है और मनदीप को खाना खाने के लिए रोक लेती है। दूसरे दिन मनदीप वापस चला जाता है, हर हफ्ते घर आ जाता था सबसे मिलने के लिए। इधर कनक के घर खुशियों ने दस्तक दी, पूजा माँ बनने वाली थी। दोनों परिवारों में सब बहुत खुश थे। कनक पूजा का बहुत ध्यान रख रही थी, उसे जो खाने का मन करता वो कनक बनाकर खिलाती थी। सविता और खुशबू भी पूजा के लिए नित्य नए नए पकवान बनाकर ले जाते थे। दादी उर्मिला देवी बहुत खुश थी, वो परदादी जो बन रही थी। इधर मनदीप को अकेले खाना बनाकर खाने और ड्यूटी करने में परेशानी हो रही थी, इसलिए वो घर में आकर अपने माँ बापूजी से खुशबू को अपने साथ ले जाने की बात कहता है। तो सविता कहती है, ठीक है बेटा, ले जा बहू को, हमारी चिंता मत करना। अब उर्मिला देवी थोड़ी बीमार रहने लगी थी, उम्र भी हो चली थी, स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम होता रहता था। गंगाराम डॉक्टर को दिखाकर दवा ले आए थे, दवाओं के सहारे वो जी रही थी समझो। उनके स्वास्थ्य में दवाओं के असर से सुधार होने लगा। समय बीतता गया, देखते देखते 9 महीने बीत गए। पूजा को प्रसव पीड़ा के चलते अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने एक बेटी को जन्म दिया। कनक और पंकज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके घर में बेटी के रूप में लक्ष्मी आई थी। गंगाराम, सविता, कनक और पंकज दादा दादी बन चुके थे और उर्मिला देवी परदादी बन गई थी। बच्चे से मिलने मनदीप और खुशबू भी आते हैं। अब सब खुशबू को भी जल्दी खुशखबरी सुनाने के लिए कहते हैं, तो वह शर्मा जाती है। एक दिन उर्मिला देवी अपनी बेटी कनक के घर जा रही थी। बारिश का मौसम था, सड़क में कीचड़ बहुत था, इस कारण वह रास्ते में फिसल कर गिर गई। उसके बाद उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया, फिर कभी नहीं उठ पाई। सारे नित्यक्रम उसके बिस्तर पर ही होने लगे। सविता अपनी सास की सेवा दिलो जान से कर रही थी। माँ की बीमारी की खबर सुनकर प्रदीप भी आ जाता है। उसकी पत्नी रेखा भी सास की सेवा में जेठानी सविता की मदद करने लग जाती है। हफ्ता भर रहने के बाद प्रदीप परिवार के साथ वापस चला जाता है। मनदीप भी खुशबू के साथ आता है और खुशबू को छोड़कर चला जाता है। खुशबू भी दादी की सेवा में अपनी सास की मदद करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दादी को खुशबू नहला रही थी और सवन चक्कर खाकर गिर पड़ती है। उसे पास ही एक उप स्वास्थ्य केंद्र में सविता लेकर जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि सविता दूसरी बार दादी बनने वाली है। वह भगवान को लाख लाख धन्यवाद करती है और खुशबू को लेकर घर वापस आती है।
घर में सभी खुशखबरी सुनकर बहुत खुश होते हैं। मनदीप भी आ जाता है खबर सुनकर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खुश होती है वही बिस्तर में पड़ गई थी। दादी न सुन पाती थी न पहचान पाती थी किसी को। बस थोड़ा बहुत खाना खिलाने से ही खाती थी। बस किस चीज़ का रास्ता देख रही थी वो तो भगवान ही जाने। 5 महीने से बिस्तर में ही थी। बहुत तकलीफ़ में थी वह, लेकिन बता नहीं पाती थी। बस आखिरी दिन गिन रही थी और एक दिन सबको रोता हुआ छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। मनदीप के आने वाले बच्चे का इंतज़ार भी नहीं कर सकी। माँ के चले जाने से गंगाराम बहुत दुखी था। खुशबू मनदीप के पास वापस चली गई थी। सविता भी घर में अकेली हो गई थी। सास की कमी उसे बहुत खल रही थी। कनक आती जाती रहती थी, सविता को समझाती भी थी। गंगाराम भी बहुत उदास रहते थे। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।